जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास में आज के वीडियो में कौन कौन से चैप्टर को कवर किया जाएगा तो उसे पहले देख लेते हैं। पहला टॉपिक है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं पिछले 20 साल में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद है बौद्ध एवं जैन सभ्यता। उसके बाद है 16 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक, तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे देखेंगे। अब अंत में है मौर्य साम्राज्य। तो ये मौर्य साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य से लेके आगे जो टॉपिक बनेगा। तो पहला प्रश्न आज का देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। अगला प्रश्न है नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। तो उसका होगा प्रथम पशु भेड़ होगा। यहाँ कुत्ता ऑप्शन में है। तो ये नव पाषाण काल से पहले जो पशु को पाला गया था वो कुत्ता था, लेकिन नव पाषाण काल के लोगों द्वारा प्रथम पाला गया प्रथम पशु था भेड़। अगला प्रश्न है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, जबकि ग्रामीण सभ्यता जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस कारण से यह अलग होता है, सिंधु सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो गाय का चित्रण नहीं किया गया है, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का चित्रण किया गया है। आंसर एक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो इसका आंसर होगा पशुपति की आकृति बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को एक कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो देखिए इसमें 2 से अधिक नाम जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार ये प्रश्न विवादित प्रश्न है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ग्रामीण सभ्यता दूसरी जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आंसर ए। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठान जिसे अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहा जाता है कहाँ मिला है। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। आंसर ए। अगला प्रश्न है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। अमरी स्थित है सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष से में पता चलता है कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो हड़प्पा कालीन स्थल भारत में नहीं है, ये
पाकिस्तान में है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में है। रोपर पंजाब में है। रंगपुर कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल बालाकोट भारत में नहीं है, जबकि सुरकुर्दा, मांदा और हुलास भारत में स्थित है। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पाकालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। आंसर सी। सिंधु घाटी की सभ्यता को अनार्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ऑप्शन देखते हैं। उनके घर ईंटों के बने थे, ये सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है, ये भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त डी, यानी उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहर योजना प्रणाली के लिए जाना जाता है, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम तामा धातु का उपयोग किया गया था। आंसर ए। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश बीच उभरे थे। तो देखिए भारतीय पटल पर आर्य कब आए थे? तो 1500 से 1000 ईस्वी के बीसी के बीच आए थे। 1500 से 1000 बीसी के बीच। देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं है, तो इस प्रकार यह ऑप्शन गलत है। आर्य कब भारत में आए थे? तो ये देखिए सही है, आंसर डी होगा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आए थे आक्रमणकारी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक आर्य। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो वह कौन सा नदी था? तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, तो ये सामवेद में की गई है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को भी कहा जाता है। अगला है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। तो सूची 1 में एक तरफ है, देखते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या है? वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन है ब्राह्मण में। 1 का 3। उपनिषद, तो उपनिषद शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद जनसाधारण की रीति रिवाजों का व्याख्यान है। तो ऋग्वेद में अवस्था के साथ भाषा में समानता है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया गया था, जबकि यहाँ वैदिक युग में लोहा की खोज हो चुकी थी। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। अगला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है मनु को। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, यानी अनुलोम विवाह स्वीकार किया जाता था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को एक बार समझ लेते हैं। अनुलोम विवाह में स्त्री निम्न जाति की होती थी
और पुरुष उच्च जाति के होते थे, लेकिन प्रतिलोम विवाह में स्त्री उच्च जाति की और पुरुष निम्न जाति का होता था। तो जान लिए। तो इस प्रकार वैदिक युग में अनुलोम विवाह की मान्यता थी। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा पहले आर्य, उसके बाद यूनानी के बाद हुन और उसके बाद अंत में कुषाण आए थे। तो बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शब्द निश का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। तो इसका आंसर हुआ बाद में उसको सिक्का कहा गया। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। आंसर ए। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। तो इंद्र वर्षा एवं ब्रज के ईश्वर थे। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देव अग्नि। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल पुराण है 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो इसका आंसर होगा प्रकृति की उपासना थी। ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं। तो 4 आश्रम जीवन के चरणों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? तो व्रीहि के शब्द का अर्थ है चावल। अगला प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। आंसर ए। आर्य समाज डैश वर्गों में विभाजित था? आर्य समाज 4 वर्गों में विभाजित था। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। अब है अगला टॉपिक, गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, ये गलत है क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जबकि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? देखिए इतना बार प्रश्न पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। त्रिपिटक डैश का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से त्रिपिटक में है। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध का समकालीन था कन्फ्यूशियस। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था।
अगला प्रश्न है सांची किसका कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते थे। उसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे स्तूप। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था तो विचारों और पवित्र की शुद्धता से था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्तूप कहते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर थे ऋषभदेव। महावीर ने डैश में निर्माण प्राप्त किया था? तो महावीर 527 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म की असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के असली संस्थापक माना जाते हैं वर्धमान महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली। अगला प्रश्न है जैन बाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कैवल्य। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो बुद्धवाद ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। आंसर बी। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने बिंदुसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं अहिंसा की। दोनों बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में अहिंसा शब्द की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है 16 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक। 16 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक यानी महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे उससे संबंधित प्रश्नों को। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन थी? तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगिरी। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का ये बिंबिसार था बुद्ध का समकालीन। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन के न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर ईसा के 326 ईस्वी पूर्व किया था। इसका आंसर ये होगा 326 ईस्वी पूर्व। उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आगमन इनमें से किसके काल में हुआ था? तो नंद वंश के काल में हुआ था और उस समय नंद वंश का शासक था घनानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो इसका आंसर होगा ब्यास। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है?
तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे पढ़ेंगे। उसके आगे भी जो टॉपिक होगा उसे आगे भी कुछ पढ़ेंगे। तो एक दो वीडियो में पूरा हिस्ट्री कवर किया जा सकता है। तो लगातार आप बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। पढ़िए, बढ़िए और अपने माँ बाप को नाम रोशन कीजिए और एक सीट निश्चित रूप से पक्का कीजिए। धन्यवाद।